अस्सलाम वालेकुम मतिउल्लाह जान MJtv। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो कि इंसाफ का घर है इस्लामाबाद में, पूरे पाकिस्तान से यहाँ लोग अपने मुकदमात लेकर आते हैं इंसाफ की तलाश में। आम आदमी का रोना तो यह है कि पाकिस्तान में इंसाफ नहीं और अदालतें इंसाफ नहीं देती, और ये भी रोना होता है कि मुकदमात कई कई साल तक चलते हैं। मगर आज आप सुनेंगे एक ऐसी कहानी कि जिसमें न सिर्फ ये कि फ़ैसले कई साल तक महफूज रहते हैं और मुकदमात ख़त्म होने के बाद भी, बल्कि यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनके ख़िलाफ़ जो अपीलें हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट में उनकी हतमी तौर पे कोई डिसीजन नहीं लिया जाता। और ये शिकायत कोई आम आदमियों की नहीं। आज मैं आपको जिन दो किरदारों से मुलाकात करा रहा हूँ, ये न सिर्फ ये कि सियासतदान हैं, बल्कि ये सियासतदान ताल्लुक़ रखते हैं बड़ी जमातों से। एक जमात उसमें से हुक्मरान जमात है, जी हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और दूसरी है अपोजिशन जमात मुस्लिम लीग नून। दोनों ही आज सुप्रीम कोर्ट में वो मुहावरतन कहते हैं ना कि एक दूसरे के कंधे पर सर रख के रोते पाए गए। आपको हम मुलाकात अभी कराते हैं, मगर मुख्तसरन ये बताते चलें कि एक सलमान नईम है, एक नौजवान आदमी जिनकी उम्र तकरीबन 26 साल हो चुकी है, और उनके खिलाफ शिकायत ये थी कि इलेक्शन लड़ते वक्त, यानी कि 25 जुलाई 2018 को जो इलेक्शन लड़ा गया, उसके नॉमिनेशन पेपर्स वाली तारीख पे उसकी उम्र 25 साल से कम थी। मगर इस कम उम्र नौजवान ने और समाजी कारकुन ने किसको हराया, ये सुन के भी आप हैरान होंगे। जी हाँ, मुल्तान से शाह महमूद कुरैशी, जो कि एक पॉलिटिकल जायंट जिनको कहा जाता है, वो एक सूबाई असम्बली की सीट से हार गए थे। और सलमान नईम वो MPA हैं जो कि मुंतखब हुए थे पंजाब असम्बली के लिए, मगर कुछ अरसे बाद ही उनको इलेक्शन कमीशन ने इस बिना पर डिसीड कर दिया कि वो उनकी उम्र कम थी। और ये मामला इलेक्शन कमीशन ने अज़ खुद ही तय कर दिया, जबकि कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के पास ये अख्तियार नहीं होता और ये मामला ट्रायल के लिए जाता है, यानी ट्राइब्यूनल में जाता है। ये वो सवाल है जो लेकर जब सुप्रीम कोर्ट में आए ये नौजवान MPA, तो सुप्रीम कोर्ट में उनकी मुलाकात जो है वो जस्टिस अज़मत सईद शेख जो थे मुअज़्ज़ज़ जज, उनसे हो गई। उनका भी एक बेंच था। जो इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला किया वो सरदार मोहम्मद रज़ा थे, और जो सुप्रीम कोर्ट में इनका सामना जिनके साथ हुआ वो मुअज़्ज़ज़ जज जस्टिस अज़मत सईद शेख थे, जो रिटायर हो चुके हैं। और उन्होंने इलेक्शन कमीशन के अख्तियारात के हवाले से, इतने पुराने हाई कोर्ट के भी बड़े पुराने जज हैं, उन्होंने कहा ये तो बड़ा ही मुश्किल सवाल है, इस पर तो टाइम लगेगा कि क्या इलेक्शन कमीशन के पास आईन और कानून में ये अख्तियार है या नहीं। हालांकि बहुत सारे ऐसे फैसले पहले से मौजूद थे, मगर मकसद क्या था कि शाह महमूद कुरैशी को बचाना, और यही हो रहा है आज। अज़मत सईद शेख रिटायर हो गए। अब एक और मुअज़्ज़ज़ जज जस्टिस मुशीर आलम, उनका आलम यह है कि वो तकरीबन 1 साल से ज़ायद अरसे से एक फ़ैसला महफूज करके बैठे हैं। 1 साल और 1 माह का अरसा तकरीबन हो चुका है, और MPA के हवाले से कि उम्र के हद कम होने का फ़ैसला इलेक्शन कमीशन कर सकता है या ट्राइब्यूनल, इस सवाल का जवाब भी उनके इस महफूज बल्कि महफूज तरीन फ़ैसले के ज़रिए अभी तक सामने नहीं आया। अपोजिशन के MNA वो भी रोना रो रहे हैं, और वो भी शिकार हुए हैं उस वक्त के जस्टिस रिटायर्ड सरदार मोहम्मद रज़ा की माशाल्लाह से अहलियत और दानिश के जिन्होंने इनको भी जो है इलेक्शन में डिसीड कर दिया था। और डॉक्टर जुल्फ़िकार भट्टी जो मुस्लिम लीग नून के MNA, इनकी कहानी बताती है कि 2018 के इलेक्शन में हुआ क्या, और जस्टिस सरदार रज़ा जैसा इलेक्शन कमिश्नर सियासतदानों से क्या करता रहा। ये कहानी तो हम इन दोनों से ख़ुद भी सुनेंगे। मुख्तसरन ये बता दूं कि डॉक्टर जुल्फ़िकार भट्टी इलेक्शन जीत के MNA बन चुके थे, सरगोधा से इनका इलेक्शन हुआ था, और 7 महीने बाद इनकी मुखालिफ, बल्कि इनके जो मुखालिफ थे उनकी दरख्वास्त पे जो है वो रीकाउंटिंग कराई गई। और रीकाउंटिंग का हुक्म जो किसने दिया था वो सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त के मुअज़्ज़ज़ जज चीफ जस्टिस साकिब निसार के अदालत में दिया गया था। और जब रीकाउंटिंग हुई तो रीकाउंटिंग के लिए 1 महीने के दौरान बहुत से जो पोलिंग स्टेशन के जो बैग थे उनको सीलें तोड़ी गई। वो सीलें जो कि रिटर्निंग अफसर लगाते हैं पोलिंग वाले दिन, वो तोड़ी गई। और जो शेर के निशान वाले बैलेट थे उन पे बाकायदा तौर पे दोबारा निशान लगा के नून लीग के तमाम बैलेट पेपर्स को ख़राब किया गया। और इसके बारे में जब खुद इलेक्शन कमीशन ने तहकीकात की, 3 सीनियर अफसरान ने तहकीकात की, तो वो भी इस नतीजे पे पहुँचे कि ये
ख़ास तौर पर रीकाउंटिंग के लिए ये बैग्स तैयार किए गए थे और जानबूझ के नून लीग के वोटों को ख़राब किया गया ताकि इलेक्शन का नतीजा बदला जा सके। इसके बावजूद भी जस्टिस सरदार रज़ा जैसे शख्स ने बजाय इसके कि इस रीकाउंटिंग में भी पुराने नतीजे को बरकरार रखते और डॉक्टर जुल्फ़िकार भट्टी की जो कामयाबी है उस पर मोहर तस्दीक सब करते, उन्होंने कहा कि इसको दोबारा इलेक्शन करा दिया जाए। और दोबारा इलेक्शन आपको पता है जब हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ हो और एक मुक़्तदर क़ुव्वतें जो उसको हर तरफ से सपोर्ट कर रही हों, तो फिर दोबारा इलेक्शन में जो असली बैलेट होता है वो उसमें तो फिर ज़ाहिरी बात है अपोजिशन का बंदा तो फिर जीतना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो डॉक्टर जुल्फ़िकार भट्टी भी हमारे साथ मौजूद हैं और जो नौजवान MPA हैं जिन्होंने जीतने के 3 दिन बाद ही तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर ली थी, मगर इसका भी उन्हें बज़ाहिर कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि तहरीक इंसाफ के अंदर बड़े डाडे शाह महमूद कुरैशी जो हैं इस वक्त वज़ीर ख़ारजा हैं, बड़े तगड़े हैं PTI में भी, और उनको ना तो इलेक्शन कमीशन से इंसाफ मिल रहा है और ना ही सुप्रीम कोर्ट से, जहाँ जस्टिस मुशीर आलम जो 1 साल से ज़्यादा अरसे से अपना फ़ैसला महफूज करके बैठे हैं। पहले सुनते हैं इस नौजवान MPA से। नईम, आपने बताया नाम? जी, सलमान नईम साहब, आपने जो इलेक्शन जीता हुआ क्या? आप अभी तक बाहर हैं और आपका जो हल्का है मुल्तान का सूबाई असम्बली का, वहाँ पे लोगों का कोई नुमाइंदा अभी तक पंजाब असम्बली में नहीं है और पिछले 2 साल से आपके जो हल्के के लोग हैं वो बग़ैर नुमाइंदा के हैं पंजाब असम्बली में। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। PP 217 की आवाम ने 25 जुलाई 2018 को 36,000 वोट देकर मुझे मुंतखब किया और अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ा इलेक्शन था और आज़ाद इलेक्शन था। आज तक मुल्तान में कोई आज़ाद जो है ना वो सीट नहीं निकाल सका। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सीट निकाली, उसके बाद शाह महमूद कुरैशी को हराया। उसके बाद हुआ क्या कि इलेक्शन कमीशन में ये लोग मेरे ख़िलाफ़ गए और मेरी एज को इन्होंने चैलेंज किया। और इलेक्शन कमीशन एक ट्रायल कोर्ट नहीं है, इलेक्शन कमीशन एक इदारा है। बग़ैर किसी ट्रायल के जो है ना वो मेरी सीट जो है वो D सीट मुझे कर दिया गया बेसिकली। और उसके बाद मैं सुप्रीम कोर्ट में आया और मैंने इलेक्शन कमीशन की जुरिसडिक्शन को चैलेंज किया। तो आज तक जो है ना वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ये मेरा फ़ैसला पेंडिंग है। 3 फरवरी 2020 को जजमेंट रिजर्व्ड हो गई। और अच्छा, ये बताए ना, इलेक्शन कमीशन में जब आए तो वहाँ पे सरदार रज़ा थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उन्होंने कैसे आपको मतलब आपको सुना, कितनी हियरिंग्स की उन्होंने और किस बेस पे आपको उन्होंने कहा कि इसको D सीट कर दिया जाए, ये इलेक्शन जो जीता है गलत जीता है? अनफॉर्चुनेटली आप अगर सुनेंगे तो आप भी हैरान होंगे कि सिर्फ एक हेयरिंग पर बग़ैर किसी ट्रायल के अगर किसी की एज पूरी नहीं है उसको डिटरमाइन करने के लिए मुख्तलिफ इदारे हैं, नादरा है और बाकी जो है ना वो जगह हैं जहाँ से एज को जो है ना वो देखा जा सकता है। बग़ैर किसी जो है ना वो ट्रायल के जो है ना वो एक बग़ैर रिकॉर्ड को तलब किए हुए। हालांकि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में मेरी जो है ना वो बुरे वाला की पैदाइश है, वहाँ की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में मेरी जो तारीख़ पैदाइश दर्ज है जो उस टाइम मैनुअल होती थी उसका रजिस्टर्ड आज भी मौजूद है। मेरे पास मेरा बर्थ सर्टिफिकेट है, मेरे पास मेरी मैट्रिक की सर्टिफिकेट है, मेरे पास मेरा ID कार्ड है। बग़ैर किसी रिकॉर्ड को चेक किए हुए जो है ना एक हेयरिंग पर उन्होंने मुझे D सीट कर दिया। सरदार रज़ा जो सर चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे उनका तो बड़ा तासुर था, ये बड़े शरीफ से आदमी हैं, बड़े लहीम से आदमी हैं, लेकिन वो शख्स किसके दबाव में सरदार रज़ा ने ऐसा काम किया बतौर चीफ इलेक्शन कमिश्नर? आप कह रहे हैं एक ही हेयरिंग में बग़ैर रिकॉर्ड तलब किए हुए आपको D सीट कर दिया, किसका दबाव हो सकता है? आपको भी पता है कि मैं किसके ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ा और ज़ाहिर है वो पावरफुल एक पोजीशन पे हैं, तो पावरफुल पोजीशन का मैं समझता हूँ कि नाजायज़ फ़ायदा उठाया उन लोगों ने और जनाब साहब मुझे ये D सीट करवाया। मतलब जिसके खिलाफ आप इलेक्शन लड़े थे जी, तो ये आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि फिर 3 दिन बाद आपने उसी की पार्टी को ज्वाइन कर लिया? देखिए, मेरा ताल्लुक़ पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था। इलेक्शन से पहले मुझे टिकट नहीं मिल सकी थी, शाह महमूद कुरैशी साहब ने उस हल्के से ख़ुद इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया था, इस वजह से मुझे आज़ाद लड़ना पड़ा। तो क्योंकि पहले भी ताल्लुक़ इसी से था, फिर जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो उनसे बड़ी जो है वो एक कुर्बत हो गई। उसके बाद जो है ना झगड़े का वजह बनी आपकी है, तो वो फिर आपस में ज़ाहिर है आपको पता है कि मसले मसाइल थे और उस वजह से शाह महमूद कुरैशी साहब को अच्छा नहीं लगता था कि मैं PTI में क्यों आया हूँ। चलें, आप इस सारी कहानी का एक और किरदार भी है, जस्टिस अज़मत सईद शेख, जो आजकल ब्रॉडशीट कमीशन की इंक्वायरी कर रहे हैं कि पाकिस्तानी कौम का पैसा किसने लूटा और ये मुआहदे कैसे हुए कैसे नहीं हुए। तो जस्टिस अज़मत सईद शेख के हवाले से क्या कहानियाँ, जब आप उनके बेंच में आए तो क्या किया उन्होंने जब आपने चैलेंज किया इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला? तो
जी उन्होंने जो है वो इलेक्शन भी सस्पेंड कर दिया मेरे हलके में और मेरा नोटिफिकेशन भी सस्पेंड रहने दिया। तो इस तरह से मेरे हलके में अब कोई नुमाइंदा नहीं है। पिछले 2 साल से जो है ना वो तरक्याती काम रुके हुए हैं। हलके के छोटे छोटे जो लोगों के मसाइल होते हैं वो उनको हल करने वाला कोई नहीं है। शाहमुद कुरैशी साहब खुद तो अज़मत सईद शेख साहब ने कहा क्या, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के इस वाज़े गैर कानूनी हुक्म को ख़त्म क्यों नहीं किया? क्या उन्होंने अज़मत सईद शेख साहब ने ऐसी दानश्वरी झाड़ी अपने ऑर्डर में और उसके बाद कोई फ़ैसला नहीं दिया? अज़मत सईद साहब ने दायरा रिकॉर्ड तलब किया और उसके बाद केस जो है ना वो एडजर्न जो है होता रहा। तकरीबन एक साल में केस जो है ना वो हम लोग नहीं लगवा सके, यानी जब भी लगता था तो वो एडजर्न हो जाता था, नेक्स्ट डेट मिल जाती थी। अच्छा, तो उसकी कोई प्रोग्रेस नहीं थी। फिर पिछले साल केस लगा और बड़ा अच्छा जब अज़मत सईद शेख साहब एडजर्न करके 1 साल के बाद वो खुद रिटायर हो गए जी, और 1 साल जो है वो गुजर गया जी। तो फिर उसके बाद किसके पास केस लगा? उसके बाद जो है वो बेंच नंबर 2 में जस्टिस मुशीर आलम साहब के पास और बाकी जो जजेस हैं उनके साथ, तो उनके पास केस लगा और मैं उस हेयरिंग से मुतमईन भी हूँ। लेकिन 1 साल और 6 दिन हो गए हैं आज फैसला महफूज किए हुए। जैसे मुशीर आलम साहब ने फैसला महफूज कर लिया है जी। तो मेरा अब भी सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस से जो है ये मेरी दरख्वास्त है, मेरी इस्तदा है कि जो है ना वो क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन डिफ़ाइन होना है, इलेक्शन कमीशन की जुरिसडिक्शन डिफ़ाइन होनी है कि इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत उनको क्या क्या इख्तियारात हैं। तो वो जितना जल्दी हो जाएंगे उतना जल्दी ये मेरा 1 साल 1 माह के बाद आप सुप्रीम कोर्ट से अपील कर रहे हैं कि खुदा के लिए जो फैसला आपने महफूज किया है उससे मेहरबानी करके गैर महफूज कर दें। ज़्यादा हिफाजत करने की उसकी ज़रूरत नहीं है ताकि आपको इंसाफ मिले और आपके जो लाखों जो हल्के में जो वोटर हैं उनकी नुमाइंदगी हो पंजाब असम्बली में। जी बिल्कुल। तो ये तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है या जो मतलब आपकी पार्टी आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकी ऐसा को शाह महमूद कुरैशी साहब को कहती है कि आप ही मान जाएं यार, छोड़ें आप एक बच्चे से मुकाबला कर रहे हैं, आप MNA बन गए, वज़ीर ख़ारजा बन गए, आपके ये लेवल नहीं है कि इस हद तक आप चले जाएं। जी इमरान खान साहब से, प्राइम मिनिस्टर साहब से भी मेरी मुलाकातें हुई। उसके बाद उन्होंने भी मुझे एश्योर किया कि मैं शाह महमूद कुरैशी साहब को मैं रोकूंगा और उसके बाद फिर जहांगीर तरीन साहब से बेशुमार जो है वो मुलाकातें आज भी जो है ना होती हैं। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब खुद अनसिक्योर हो गए हैं उस हल्के में। चलो कि उनको लगता है कि इस इलेक्शन में क्योंकि मुझे डिफीट हो गई है तो आइंदा भी जो है ना मेरा मुखालिफ। चलें जी, ये तो जी हुक्मरान जमात के एक MPA हैं जो रोना रो रहे हैं। तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले इस नौजवान MPA नईम सलमान नईम जो हैं, तहरीक इंसाफ के MPA को भी इंसाफ नहीं मिल रहा। अब बात करते हैं अपोजिशन के नून लीग की जमात के डॉक्टर जुल्फ़िकार भट्टी। ये दोनों ही आज जो हैं एक ही कोर्ट में इनका केस लगता है और ये दोनों एक दूसरे से जो हैं वो बाहमी दिलचस्पी के अमूर पे गुफ्तगू करते हैं जिनमें ज़्यादातर जिक्र होता है पाकिस्तान में इंसाफ की फरामी। तो डॉक्टर जुल्फ़िकार भट्टी साहब, आपके साथ क्या हुआ? आप तो 7 महीने MNA भी रहे हैं हलफ उठाने के बाद, ये 7 महीने बाद आपके साथ क्या हुआ? और आपका भी सुना है जो बंदोबस्त किया वो भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो थे वो जस्टिस रिटायर्ड सरदार रज़ा साहब, ये तो बड़ी कोई बारीक कार्रवाई नहीं डालते थे, वैसे तो बड़े मासूम लगते थे। मैं ये समझता हूँ कि जब तक इलेक्शन करवाने वाले इदारे यानी इलेक्शन कमीशन जो है वो अपना आज़ादाना और इंसाफ का रोल अदा नहीं करेगा, उस वक्त तक मैं ये समझता हूँ कि यहाँ के पाकिस्तान की आवाम। अच्छा, आपके साथ हुआ क्या सर, ये बताएं। मेरे साथ ये हुआ कि मैंने 2018 के इलेक्शन में PTI का उम्मीदवार थे आमिर सुल्तान चीमा, NA 91 सरगोधा से मैंने उसको शिकस्त दी। इसके बाद मैं असम्बली चला गया। तो ये फरवरी 2019 में वहाँ उस वक्त जो साबका चीफ जस्टिस थे साकिब निसार साहब, वो एक और बड़े अहम किरदार। जी वो उनके हुक्म से वहाँ पे रिकाउंटिंग हुई 7 महीने बाद। 7 महीने बाद। हालांकि आपको पता है कि रिकाउंटिंग सारी जो थी वो ट्रिब्यूनल के फैसले थे, उसको आगे सुप्रीम कोर्ट में नहीं आए, लेकिन उन्होंने कई ऑर्डर दे दिया और हो गई। और ये सारा मामला शुरू हुआ हाई कोर्ट में एक रिट दरख्वास्त। हाँ जी, रिट दरख्वास्त। ये रिट दरख्वास्त करा के वहाँ से अपील करा के साकिब निसार साहब के सामने केस वहाँ हाई कोर्ट के ऑर्डर से भी 3 दफ़ा। इलेक्शन कमीशन से मामला नहीं आया था? नहीं, इलेक्शन कमीशन से नहीं आया। सुभान अल्लाह। अच्छा, उसके बाद जब रिकाउंटिंग हुई तो उसमें इन्होंने ये किया कि इन्होंने जो इलेक्शन कमीशन की एक प्राइवेट दफ्तर में
वहाँ पे मेरे थैले पड़े थे इलेक्शन कमीशन का जो रिकॉर्ड महफूज था, जो आरओ साहब ने भेजा था, उनमें से 20 पोलिंग स्टेशन का जो थैले थे उनमें से 4 गनी बैग्स 5 इन्होंने उठाए, जिनमें 4-4 पोलिंग स्टेशन के वो रिज़ल्ट थे। उनको इन्होंने उनकी सीलें तब्दील की जो 51 के तहत अपना आरओ ने भेजी थी, और साथ उन्होंने थैले फाड़े और जहाँ जहाँ पे शेर के निशान थे वहाँ से 5-5, 600 जो है डबल स्टैंप कर दिया। मतलब शेर के निशान को दूसरा, हालांकि फॉर्म उसको खराब किया जाए, देखे ना फॉर्म 45 उस वक्त जारी होता है। रिकाउंटिंग नहीं हो रही थी, नहीं जालसाजी की जा रही थी रिकाउंटिंग के लिए, रिकाउंटिंग से पहले, रिकाउंटिंग से पहले। लेकिन जब ये रिकाउंटिंग शुरू हुई तो जज साहब ने जो आरओ थे उन्होंने ये लिख दिया कि ये तो जालसाजी हुई है, और उन्होंने इस पे बड़ा क्लियर जो है वो अपनी स्टेटमेंट इलेक्शन कमीशन को भिजवा दी कि लार्ज नंबर ऑफ वैलिड वोट्स ऑफ डॉक्टर जुल्फिकार अली भट्टी आर स्पॉइल्ड बाय फिक्सिंग डबल स्टैंप। उर्दू में बता दूं ना कि जब रिटर्निंग अफसर जिसने रिकाउंटिंग करनी थी उसने लिख दिया कि टेम्परिंग की है, लिख दिया कि ये तो मैंने जो सीलें लगाई थी सारी टूटी हुई है, मैं रिकाउंटिंग कैसे करूं? जी, उन्होंने वो भी ब्रास सीलें भी टूटी हुई थी, बैग भी फाड़े हुए थे, और उन्होंने देखिए मैं बताता हूँ, उन्होंने उस पे बड़े वाजे लिख दिया कि ये टेम्परिंग हुई है और इसमें विनर डॉक्टर जुल्फिकार भट्टी हैं। ठीक है, अब वो इलेक्शन उन्होंने रिपोर्ट भिजवा दी इलेक्शन कमीशन को। सरदार रजा साहब बैठे जी, मासूम शख्सियत जो है। जी, इलेक्शन कमीशन ने उसको री इंक्वायरी के लिए अपने 20 ग्रेड के 3 ऑफिसर्स को तैनात किया, उनसे इंक्वायरी कराई। उन्होंने भी ये रिपोर्ट लिख दी कि वाकई जो आरओ ने रिपोर्ट भेजी है टेम्परिंग भी हुई है, और साथ उन्होंने ये लिखा कि यहाँ पे रीपोल ना करवाया जाए, अगर ऐसा हुआ तो लोगों का एतमाद इलेक्शन कमीशन से उठ जाएगा। तो जो जीतेगा उसके बाद में टेम्पर करके रिकाउंट और बंदे को, ये तो बड़ा आसान सा काम है ना कि जो हार गया। इलेक्शन कमिश्नर ने क्या किया? इलेक्शन कमिश्नर ने ना हमें नोटिस जारी किए, ना हमें पूछा, ना समाअत हुई, उन्होंने फाइल पे लिख दिया कि 15 दिन के अंदर अंदर इन 20 पोलिंग स्टेशन पे दोबारा इलेक्शन करा दिया जाए। अच्छा, 15 दिन के अंदर कहते हैं? हाँ, विदिन 15 डेज। ये जस्टिस रिटायर्ड सरदार रजा जी, विदिन 15 डेज। ये सुप्रीम कोर्ट के जज भी रहे हैं, हाई कोर्ट में भी जज। मैं अपने भाई का लिवर ट्रांसप्लांट कराने गया था इंडिया, मुझे वहाँ मैंने टीवी पे खबर सुनी, मैं वापस आया तो 5-7 दिन उसमें गुजर गए। मैंने आके नकल मांगी तो उन्होंने कहा जी कि हम आपको नकल भी नहीं प्रोवाइड कर सकते, इसकी कॉपी भी नहीं प्रोवाइड कर सकते। तो इन मीनवाइल मैं अदालतों के धक्के खाने लगा। मैं यहाँ सुप्रीम कोर्ट में आया स्टे के लिए, उस वक्त जस्टिस अजमत सईद साहब जो थे वो बेंच के सरबराह थे, उन्होंने हमें स्टे नहीं दिया, और स्टे ना देने के बाद उनका हलफ उठवा दिया, और वहाँ पे पुलिस ने, इंतज़ामिया ने 20 पोलिंग स्टेशन पे हमारे जो पोलिंग एजेंट थे उनको उठा के साथ वाले डिस्ट्रिक्ट में ले गए, मारपीट के जनाब रिजल्ट निकाल दिया 15 दिन में। और उस दिन से हम सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ के लिए आए हुए हैं, और मुझे ये तवक्को है इसमें जो सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है? सुलेमान नईम साहब का जो केस था, जो पीटीआई के जो असल में बुनियादी तौर पे एक नुक्ते पे ये फैसला होना था कि क्या 60 दिन बाद, आइन का आर्टिकल 225 कहता है कि 60 दिन बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल में केस जाता है, इलेक्शन कमीशन के पास अख्तियार नहीं होता। इस नुक्ते की वजाहत के लिए हम जो है वो सुलेमान नईम का केस रिजर्व हुआ है। हम जब हियरिंग के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ से जवाब आ जाता है कि सुलेमान नईम का केस डिसाइड हो, और सुलेमान नईम का 1 साल 6 महीने हो गए वो डिसाइड नहीं हो रहा। डिसाइड नहीं, फैसला महफूज है। हाँ, वही ना, वो फैसला महफूज है, उस पर अनाउंसमेंट नहीं आ रही, हाथों में है फैसला। मेरी ये सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जज साहबान से गुजारिश है कि खुदा के लिए आप इसका फैसला करें, बेशक हमारे खिलाफ है ना। आप भी मुअज़्ज़ज़ जज साहबान से गुजारिश करते हैं ना, आप अपना जो केस सुनने वाले हैं उनसे करते हैं। बट एनीवे, आपने सुना जी, बड़े बड़े किरदार हैं, और अब समझ आती है कि 2018 के इलेक्शन में क्या हुआ, और उससे पहले सियासी इंजीनियरिंग किसको कहते हैं। एक केस आपने देख लिया, सब रिकॉर्ड होने के बावजूद जस्टिस सरदार रजा जो उस वक्त के चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, बग़ैर नादरा का रिकॉर्ड मंगाए, बग़ैर जो है सुने, बग़ैर समात के उस नौजवान एमपीए को डी सीट कर दिया। और फिर सुप्रीम कोर्ट में वो जस्टिस अजमत सईद शेख साहब के, वो पंजाबी में कहते हैं ना, टा चढ़ गए, और वो अजमत सईद शेख साहब आजकल ब्रॉड शीट की इंक्वायरी कर रहे हैं। तो किरदार बड़े बड़े हैं जिनके अभी चेहरे सामने आ रहे हैं, बेनकाब हो रहे हैं।
जिसमें सरदार रज़ा साहब शक्ल से बहुत मासूम लगते थे उस वक्त, और जो कुछ अभी चीज़ें सामने आ रही हैं। उसके बाद जस्टिस अज़मत सईद शेख साहब को देख लें, फिर जस्टिस साकिब निसार साहब को देख लें, बंदे को रिट जुरिस्डिक्शन में वो अपील में आए थे, रिट करके इलेक्शन कमीशन से नहीं, उसकी पोलिंग करवा दी, दोबारा रीकाउंटिंग का ऑर्डर दे दिया, और रीकाउंटिंग के बाद फिर सरदार रज़ा साहब के पास गेंद आ गई साकिब निसार साहब के पास से, सरदार रज़ा साहब ने फिर आगे गोल कर दिया और 15 दिन में इलेक्शन करा दिए। और डॉक्टर जुल्फ़िकार भट्टी साहब यहाँ जो है ना अब धक्के खाते फिर रहे हैं तहरीक इंसाफ की इस हुकूमत में। बिला तफरीक इंसाफ मिल रहा है माशाल्लाह से, तहरीक इंसाफ वालों को भी मिल रहा है और नून लीग वालों को भी मिल रहा है, और यही वो इंसाफ है जिसका रोना जो है आजकल अपोजिशन की तमाम जमातें कर रही हैं, और यही वो किरदार हैं जो आजकल खुल के सामने आ रहे हैं। आजकल जो कुछ भी हो रहा है, अगर इन किरदारों का माजी देखा जाए तो उसके बड़े बड़े सबूत जो हैं सुप्रीम कोर्ट के और इलेक्शन कमीशन के, बल्कि नैब के मुकदमात की बहुत सी फ़ाइलों में आपको मिल जाएंगे। आपने सुना पाकिस्तान में इंसाफ की सूरत हाल और तहरीक इंसाफ की सूरत हाल। मतीउल्लाह जान MJtv से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।